फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो क्या स्टूडेंट प्लीज आप अच्छे से समझिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको याद करना पड़े। समझने वाला पार्ट है स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा और आपको याद रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, आप अगर नाम देख रहे हैं तो नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस यानी फूड रिसोर्सेस के इम्प्रूवमेंट को आज हम इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना है स्टूडेंट कि देखिए हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है स्टूडेंट, वो क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग सबस्टांस से बने हुए हैं। अब जितने भी लिविंग सबस्टांस होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, फूड की जरूरत होती है। तो फूड हमें मिलती कहाँ से है, हम फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से फूड हमें मिलता है, कहाँ से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी सोर्स ऑफ फूड कहाँ कहाँ है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हमें फूड मिलती है, अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें फूड मिलती है कि नहीं। तो जो अभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, फूड चाहिए होता है। तो फूड हमें मिलने का जो सोर्स होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कैसे। और अब सोर्स क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो करते हैं यानी कि खेती। तो अगर कोई बोलता है कि अरे यार ये तो खेती कर रहा है, ये तो किसान है, तो बहुत लोग उसको नीची दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं ये तो किसान है, चलो मेरे पापा तो ऑफिसर हैं, मैं ऑफिसर हूँ, ये एक IAS ऑफिसर है, ये एक डॉक्टर है, ये एक इंजीनियर है, ये क्या है, ये तो फार्मर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं स्टूडेंट, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। हम बिना हर एक चीज का, बिना कोई भी जो अभी जितना हम लोग का टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो बिना टेक्नोलॉजी का हम 2 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, 20 दिन रह सकते हैं, लेकिन क्या विदाउट फूड हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्योंकि फूड हमें क्यों चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन अराइज यहाँ होता है कि फूड की जरूरत होती क्या है, क्यों हमें फूड चाहिए? तो हमारा जो बॉडी है, तो वो जब भी कोई फंक्शंस करते हैं ऑलवेज, तो जब वो फंक्शन करते हैं तो फंक्शन करने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? फूड से मिलता है। तो अगर हम फूड खाएंगे, हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगा, तो ही हम ग्रोथ कर पाएंगे, तो ही तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर एग्जांपल लेते हैं, आप कहेंगे कि ठीक है मैं तो दिन में काम करता हूँ, घूमता हूँ, टहलता हूँ, लेकिन रात में तो मैं सो रहा हूँ, तो सो रहा हूँ तब तो कोई एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो हमारा बॉडी रेस्ट में होता है। यस ऑफ कोर्स हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, बट हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वो कभी रेस्ट नहीं करता है, वो ऑलवेज वर्क करते रहता है। जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, वो ऑलवेज वर्क करते रहता है। तो उसे काम करने के लिए क्या है, वहां पे एनर्जी सेल है, तो उसे भी अब एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेंगे स्टूडेंट? फूड से लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा स्टूडेंट कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम मेनली 2 टाइप में क्लासिफाई किए हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एक होता है स्टूडेंट ऑटोट्रॉप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स होता क्या है? organisms that makes their own food, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप्स। मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉप्स और सेकंड क्या होता है स्टूडेंट? हेटेरोट्रॉप्स। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स होता क्या है? तो द ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप्स। अब अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाता है, या एग्जाम्पल लिया जाता है प्लांट्स का। प्लांट्स कौन से प्लांट स्टूडेंट? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं स्टूडेंट वो फोटोसिंथेसिस करता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है स्टूडेंट, जिस प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कोई भी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो वैसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसे क्या बोला गया स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड, उसे क्या बोला गया स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस डिटेल में स्टूडेंट आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट? तो फोटोसिंथेसिस होते हैं प्रोसेस by which green plants makes their own food with the help of CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके स्टूडेंट, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही तो ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स बोला। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, वो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट जो होते हैं मेक्स देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2। किसके हेल्प से बनाते हैं स्टूडेंट? CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर ये चारों प्रेजेंट हैं तो क्या है वहां पे? वो किसमें चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट? फूड में चेंज हो जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स उनको फूड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑटोट्रॉप्स इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने क्या बोला कि लिविंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। एक पार्ट हमारा क्या था स्टूडेंट? एक तो था ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हमारा क्या है स्टूडेंट? हेट्रोट्रॉप्स। दूसरा क्या है स्टूडेंट? हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट इज हेट्रोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिजम्स that is dependent on other plants and animals for their food। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंडेंट, वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो किसी भी डिपेंडेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप एग्जांपल लीजिए ह्यूमन बीइंग का। हम लोग जो होते हैं स्टूडेंट वो किसी प्लांट्स और किसी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। बहुत सारे ऐसे फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट जो प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? वो ऑटोट्रॉप्स है या हेट्रोट्रॉप्स है? वो हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि अपना खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास सारा सोर्स प्रेजेंट है और मैंने किचन में गया और खाना बनाया तो मैंने अपना खाना खुद बनाया। नो, ये जो सोर्स ऑफ फूड आ रहे हैं ये क्या मैं खुद अराइज कर रही हूँ? क्या मैंने ये खुद बनाया? नहीं, ये हमें किसी ना किसी प्लांट से मिला है या किसी ना किसी एनिमल से मिला। जैसे मिल्क का यूज कर रहे थे एनिमल से मिला, एग यूज कर रहे एनिमल से मिला, व्हीट यूज कर रहे प्लांट से मिला, राइस यूज कर रहे प्लांट से मिला। तो हम लोग क्या है कि फूड के लिए, खाने के लिए हम लोग किसी अदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए स्टूडेंट, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। ओके, हेट्रोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहां से आपको ये समझना है कि देखिए अब क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है इन इंडिया, हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या पॉपुलेशन तो हमारा इंक्रीज कर रहा है लेकिन क्या हमारा एरिया
या फिर जो हमारा लैंड रिसोर्सेस है क्या वो हमारा इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल नहीं इंक्रीज कर रहा है, वो तो हमारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि हमारा पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है, और ऐसा बोला भी जाता है कि अगले कुछ साल तक ऐसे होंगे कि जब हम लोग जो है वो चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर देंगे। अब ये बताइए कि अगर हम लोग चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिए तो क्रॉस तो पॉपुलेशन कर देगा, लेकिन रिसोर्सेस कहाँ हमारे पास है? फूड रिसोर्सेस कहाँ है जो कि आपके पास खाने के लिए कहाँ है? अब क्या खाइएगा? आपके पास तो खाना ही नहीं होगा। आपके पास पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करा है, लेकिन खाने के लिए आपके पास उतना नहीं प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे? अब क्या होगा कि हमारे देश में आधा से ऊपर लोग तो भूखमरी से मरना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं? मरेंगे या नहीं मरेंगे बताइए बच्चे? अगर आपके पास में मान लीजिए कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया और फूड रिसोर्सेस है ही नहीं है, तो फूड रिसोर्सेस नहीं है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे जो गरीब लोग होंगे उनके पास खाने को नहीं होंगे। तो क्या है कि वहां पे जो हमारा सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। तो अभी का जो हमारा डिमांड है, अभी जो हमारा सिचुएशन है उसके अनुसार हमारे डिमांड को, जो हमारा फूड रिसोर्सेज का जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? तो हमारे देश के 2 साइंटिस्ट ऐसे थे, एक का नाम है स्वामीनाथन और दूसरे का नाम है क्यूरेन। तो ये स्वामीनाथन और क्यूरेन जो है स्टूडेंट, इन्होंने कुछ ऐसे मेथड बताए जिस मेथड से हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कि ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है स्वामीनाथन एंड क्यूरेन। उन्होंने बताया कुछ ऐसे मेथड बताए, कुछ ऐसे उन्होंने टेक्निक बताए जिस टेक्निक से हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। कम जगह में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, वो उन्होंने बताया। जिसे उन्होंने टर्म दिया था रिवॉल्यूशन। क्या टर्म दिया था स्टूडेंट? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये रिवॉल्यूशन कोई लड़ाई झगड़ा का रिवॉल्यूशन नहीं है। ये रिवॉल्यूशन है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है उसको वहां पे स्टूडेंट टर्म दिया गया था रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख दीजिएगा स्टूडेंट, जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो बहुत सारी चीजें को लेकर के रिवॉल्यूशन हुआ था। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे, वैसे बहुत डिटेल में पढ़ना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया था स्टूडेंट? क्रॉप के लिए। किसके लिए किया गया था स्टूडेंट? क्रॉप के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, क्रॉप के लिए। क्रॉप ऐसे क्रॉप सिर्फ नहीं लिख सकते, डायरेक्ट यहाँ स्टूडेंट आप लिख दीजिए फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के लिए जो मतलब मेथड टेक्निक जो किया गया था उसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेम से जानते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आ गया था ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या है स्टूडेंट? ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट वो होते हैं फिश के लिए, ठीक है। फिर आया था स्टूडेंट येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन स्टूडेंट, येलो रिवॉल्यूशन जो हुआ था स्टूडेंट वो व्हाइट के लिए हुआ, ठीक है। फिर आ गए थे स्टूडेंट व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ था स्टूडेंट वो हुए थे मिल्क के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद हुआ था स्टूडेंट गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ था स्टूडेंट पल्स के लिए। ये आपको याद रखना है। यानी कि स्वामीनाथन और क्यूरेन जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन को, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उन्होंने उनके लिए बहुत सारे टेक्निक और मेथड बताए, उसी में से आपको क्रॉप फूड ग्रेज करने के लिए जो उन्होंने मेथड टेक्निक बताया उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश रिवॉल्यूशन, मतलब फिश के प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। येलो रिवॉल्यूशन बोला गया कि व्हाइट के प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला गया मिल्क के प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला गया पल्स के प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो याद रखिएगा कि जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वैसे एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग क्या है
कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड और यूज ऑफ केमिकल काफी कम होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ से हम लोग जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या है स्टूडेंट? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है मैम? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोग करते क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैसे एग्रीकल्चर को बोला गया स्टूडेंट जिसमें कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज किए हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज करके कैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट एग्रीकल्चर इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आपको बोला जाए कि इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? adoption of various farming such as mixed cropping, crop rotation, integrated farming, intercropping and to produce and to maximize, प्रोड्यूस नहीं लिख सकते हैं, maximize the yield of crop। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको बोल गया? एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग को एडॉप्ट करना। क्या क्या बोला गया? सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग आप डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में छोटा सा बताते हैं आपको कि मिक्स्ड क्रॉपिंग होता क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को अगर एक साथ मिला करके हम क्रॉपिंग करते हैं स्टूडेंट, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। सेकंड जो हमारा स्टूडेंट है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि एक क्रॉप अभी लगाए, फिर उसको हटा करके फिर दूसरा क्रॉप लगाए, फिर उसको रिमूव करके तीसरा, मतलब रोटेट कर करके जो क्रॉपिंग हम करते हैं उसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग वैसे फार्मिंग को बोला जाता है जिस फार्मिंग में क्रॉप प्रोडक्शन के किसी अदर एग्रीकल्चर के साथ में जो हम फार्मिंग करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कहीं अगर धान की खेती हो रही होती है तो वहां अगर बहुत ज्यादा पानी है तो वहां हम मछली के पालन भी कर देते हैं, समझे ना? तो उसी फार्मिंग को बोला जाता है स्टूडेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि ये अगर हमारा खेत है तो अगर यहाँ पे ये मान लीजिए लाइन बना हुआ है, यहाँ पे आपको रोपना है मान लीजिए क्रॉप को, तो एक में क्या होगा स्टूडेंट कि एक में एक तरह का क्रॉप रहेंगे और दूसरे में फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह का क्रॉपिंग वहां पे होते हैं, समझे ना स्टूडेंट? तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इंटरक्रॉपिंग क्या होते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग वैसे क्रॉपिंग को बोला जाता है स्टूडेंट कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को, डिफरेंट नहीं कर सकते, दो, इसमें मेनली दो ही यूज किया जाता है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक क्रॉप है तो फिर दूसरे लाइन में दूसरा होंगे, फिर तीसरे में फर्स्ट वाला क्रॉप होंगे। इस टाइप का जो क्रॉपिंग होता है स्टूडेंट उसे हम लोग इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग करके जो हम अपने एग्रीकल्चर के जो इल्ड को बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, उसी एग्रीकल्चर को बोला जाता है स्टूडेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है तो ये आपको बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या फायदा है, हम क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें? अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से होता क्या है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे याद रखिएगा कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होते हैं वो उसमें क्या होते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है, नेचुरली जो हमें सबस्टांस मिलते हैं, हम उसी से यहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ पेस्टिसाइड या यूज ऑफ अदर केमिकल्स बहुत कम यूज होता है, तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट वो होंगे मेंटेनिंग
मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस। जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है स्टूडेंट, उसको ये मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम इन्वायरमेंटल बैलेंस होता क्या है। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस से कहने का मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक इकोलॉजी पे चलता है स्टूडेंट। उनका एक इकोलॉजी है कि मतलब अभी ये सीजन होना चाहिए तो बाद में ये होना चाहिए, अभी रेनफॉल का है, मतलब इनका एक अपना मतलब इकोलॉजी है कि मतलब ये इसी बैलेंस में इनका यही एक लाइफ स्पैन है, इसी में ये चलेंगे। अब क्या है कि अभी के समय में क्या है स्टूडेंट कि इतना ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का मतलब इन्वेंशन कर लिए हैं, और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन से, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइस पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे कोई भी पॉल्यूशन हो, तो इन सब पॉल्यूशन के कारण जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है, जो इकोलॉजी है, वो क्या है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो क्या होता है कि मतलब वो इकोलॉजी जो है वो खराब हो रहा है। जिस इकोलॉजी खराब होने के कारण क्या है कि डे टू डे, यानी कि आफ्टर सम टाइम या कुछ दिनों के बाद या डे टू टाइम टू टाइम क्या होते हैं कि हमारे अर्थ पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। तो अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है कि हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो मेंटेन होकर के रहता है। यही बताया था कि पहले तो है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल बैलेंस को हम मेंटेन करके रख सकते हैं कि अगर जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो खराब ना हो, ये आपको बताना है। थर्ड आता है कॉपिंग विथ ह्यूमन नीड, यानी कि ह्यूमन की जो जरूरतें हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो जरूरतें हैं उसको वो फुलफिल करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आ रही है? सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर होता है स्टूडेंट, वो ह्यूमन बीइंग का जो मतलब जरूरतें हैं, नीड है, वो उसको फुलफिल करता है। यही आपको यहाँ पे समझना है। यानी कि जो सस्टेनेबल का एग्रीकल्चर होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचा रहा होता है। अब विदाउट किसी को ये नुकसान पहुंचाए हुए ये क्या करता है, ह्यूमन नीड यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की जो जरूरतें हैं उसे ये फुलफिल करता है। ये चीज आप यहाँ से याद रखेंगे। अब एक टर्म आता है स्टूडेंट कि फार्मिंग क्या होते हैं। फार्मिंग, तो अगर आपसे बोला जाता है कि फार्मिंग क्या होते हैं, तो फार्मिंग में सीधे आप लोगों को लगता है कि फार्मिंग क्या होते हैं, तो फार्मिंग खेती को बोला जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन खेती में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है उसको वहां पे क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी को हम लोग वहां पे मतलब कन्वर्ट करके फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी में उसको चेंज करते हैं। अब वो क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग का जो नीड है, उसको उनकी जो जरूरतें हैं उनको वो फुलफिल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फार्मिंग क्या होता है, तो फार्मिंग एक तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस से क्या होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके फूड में कन्वर्ट किया जाता है और उसका यूज हम लोग एज अ रिसोर्सेज करते हैं। ये यहाँ पे फार्मिंग। ऐसे अगर फार्मिंग अगर पूछा जाए कि फार्मिंग क्या होते हैं, तो हम लोग सीधे क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि फार्मिंग खेती को बोला जाता है। लेकिन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच solar energy is utilized by plants and animals to convert into food resources। ठीक, फूड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वहां पे सोलर एनर्जी जो चेंज होते हैं उसी को हम लोग फार्मिंग बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरल बैलेंस को है वो भी मेंटेन करके वहां पे रखता है। ये चीज आप यहाँ से याद रखेंगे। फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग एक तरह का खेती होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आता है कंजर्वेशन। अब मान लीजिए कि आपने फार्मिंग कर ली, आपने खेती कर ली, लेकिन उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच फार्मिंग यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इज यूटिलाइज्ड एंड रिस्टोर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। अब कंजर्वेशन ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बीइंग फूड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं और उसका
एज अ इकोनॉमिक प्रोड्यूस भी करते हैं, उससे हम लोग पैसा भी कमाते हैं, उसी को बोला जाता है कंजर्वेशन। अब मैंने खेती कर ली, अगर खेती कर लिया लेकिन उसका यूज करने के लिए हमें आ ही नहीं रहा है, हम उसका यूटिलाइजेशन करें, कैसे करें, हम उसको रखे कहाँ पे, कैसे उसका हम यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या है कि जो आपने खेती किया वो खेती तो कोई काम की है नहीं। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है स्टूडेंट कि कंजर्वेशन क्या होते हैं। तो कंजर्वेशन बोला गया कि कैसे यूटिलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ फूड रिसोर्सेस, उसी को बोला गया है यहाँ पे कंजर्वेशन, यानी कि फूड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन आप कैसे करें, कैसे आप उसे रख रहे हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन टर्म दिया है। कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज को कैसे हम अच्छे से संजोग करके रख सकते हैं, उसको कंजर्वेशन बोला गया है। तो कंजर्वेशन यहाँ पे किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, फार्मिंग पढ़ रहे हैं, खेती पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उसको कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे मुझे अच्छे से रख सकते हैं, उसी प्रोसेस को यहाँ पे स्टूडेंट बोला जाता है कंजर्वेशन। तो इसको लिख सकते हैं, केयरफुल यूटिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड restoration of food resources। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि फूड रिसोर्सेज का कैसे हम केयरफुली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, कैसे उसका हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिस्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं, कैसे हम उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट कंजर्वेशन। ये यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। फूड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जो मैंने आपको पहले बताया भी था इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है। ये रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे टर्म को आपको समझना है। जब ये टर्म आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप कोई भी चीज अच्छे से याद रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट, दैट टाइप ऑफ फार्मिंग which is done by another culture such as apiculture, pisciculture and animal husbandry to maximize the yield of crop। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोला गया है वैसे फार्मिंग को, दैट टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज डन बाय अनदर कल्चर, जो कि अनदर कल्चर यानी कुछ ऐसे फार्मिंग होते हैं स्टूडेंट जो अदर एग्रीकल्चर, अदर फार्मिंग के साथ में किया जाता है। अब क्या है कि अगर अदर फार्मिंग के साथ में किया जाएगा तो क्या है कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम धान की खेती करें, अगर वहीं पे हम वहां पे अगर मछली पालन कर देते तो मछली पालन भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट, धान की खेती भी हो गया, तो दोनों कम स्पेस में ज्यादा हो गए। तो इस तरह से हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट, एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग हो जाता है, पिसीकल्चर जो फिश का जो हम लोग कल्चरिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होता है जो एनिमल, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसे हम रख करके और उससे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हम उसका यूज करते हैं। जैसे सीप वगैरह को रखा जाता है, उनके लिए काव को रखे जाते हैं, बुफेलो, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसे हम उसका हम लोग एनिमल खेती तो नहीं, खेती भी कर सकते हैं इन टर्म, लेकिन वो उसको हम लोग एज एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं फ्रेंड। और इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा घबराने की कोई ऐसी बात है नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम क्या होता है। आप आगे हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट, वो है एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या होते हैं? तो जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज होता है स्टूडेंट वो होते हैं ये, इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज क्रॉप यील्ड, यानी कि क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होते हैं, तो ये इनका एक तरह का एडवांटेज है। ठीक है, जो हमारे सेकंड अगर हम देखें कि सेकंड में क्या होते हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल resources, use of non-renewable resources and purchase, reduce the use of non-renewable resources। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज जो यूज किए जाते हैं वो या तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, जिसे कि फिर से हम रिन्यू यानी कि फिर से हम उसे बना सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोला जाता है जिसे हम फिर से बना नहीं सकते या फिर से हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे याद रखेगा। थर्ड है provide an adequate and dependent form of income। अगर स्टूडेंट आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके आप खेती कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा उससे इनकम भी हम लोगों को मिल जाता है, तो भी एक तरह से उसका एडवांटेज है। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट, जितने भी अगर मान लीजिए फार्मर अगर फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं, अपने इनकम के लिए ही करते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखिएगा। एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये भी एक होता है स्टूडेंट कि वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करते हैं स्टूडेंट? मेंटेन करते हैं। तो ये सारे भी हमारे क्या हो गए स्टूडेंट? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के वहां पे एडवांटेजेस है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैसे एग्रीकल्चर को बोला जाता है जिसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग यूज करके हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो अब बोला जाएगा कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है। अगर हम ऐसे अगर खेती करें तो सबसे पहले ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, दूसरे ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, अच्छा खासा आपको इनकम देते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ही आप खेती कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और किसी भी वैसे सबस्टांस को परचेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा खेती में। तो ये सारी चीजें कुछ पॉइंट्स है, ये आप यहाँ से याद रखिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट वो होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच नो टॉक्सिक सब्सटेंस इज यूज्ड इन द टाइम ऑफ फार्मिंग। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे फार्मिंग को बोला जाता है जिसमें कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस यूज नहीं किया जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता, कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता, किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है जो कि केमिकल से बने हुए होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट टाइप ऑफ फार्मिंग in which no toxic substance is used। यानी कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इज यूज्ड नहीं होता है। सच एज टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब सच एज केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे फार्मिंग होती है स्टूडेंट जिसमें कि हम लोग कोई भी खेती नहीं, मतलब खेती करते हैं लेकिन वहां पे कोई भी केमिकल्स का यूज
नहीं किया जाता है। ना ही हम केमिकल्स का यहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, ना ही हम कोई पेस्टिसाइड यूज करते हैं, यानी कि जो नेचुरल जो हम लोग खेती करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम अगर हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, तो अगर पेस्टिसाइड और केमिकल यूज नहीं करेंगे तो हम यील्ड को कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी का जो समय है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए स्टूडेंट, क्वांटिटी भी चाहिए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी अगर हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल, अगर हम किसी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो खेती होता है तो वहां पे क्या होता है कि वो क्वांटिटी को तो इंक्रीज कर देता है, बट क्वालिटी ऑफ फूड को क्या करता है स्टूडेंट, डिक्रीज करता है। तो अगर हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग करके, आईआईटी करके और ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की तरफ भाग रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे इंडिया का फ्यूचर है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इंडिया का जो फ्यूचर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत बेनिफिशियल भी होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, ना ही पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ये हमारे बॉडी को कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता। हमारे बॉडी में इनका कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता। अभी हम खाना खाते हैं स्टूडेंट, तो क्या है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आप चावल, रोटी, दाल, सब्जी, भुजिया, जो आप खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, बर्गर, चाउमीन, जो भी आप खा रहे हैं, हर एक चीज में केमिकल्स होता है। इसीलिए क्या है कि अभी के समय में हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा दिन तक अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता। मैक्सिमम 60-70 जाते 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 सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी के समय में आप देख रहे हैं कितनी भयानक भयानक बीमारियां आ रही है। पहले भी तो हमारी दुनिया चल रहा था, फिर भी ऐसी बीमारियां नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले के समय में जो यूज ऑफ केमिकल्स था स्टूडेंट वो काफी कम हुआ करता था। हम लोग केमिकल्स का यूज बहुत कम करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि ऐसा जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम खाना खा रहे हैं या फिर केमिकल्स को ही खा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे फार्मिंग को बोला गया कि जिसमें क्या होते हैं कि यूज ऑफ टॉक्सिक यानी कि केमिकल्स का यूज नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे आता है स्टूडेंट, और हाँ एक चीज आता है कि केमिकल्स का यूज नहीं होता है, तो फिर यूज हम यहाँ पे यूज किसका करते हैं? तो हम स्टूडेंट यहाँ पे मैन्योर्स का यूज करते हैं। मैन्योर्स क्या होता है स्टूडेंट? तो ये होता है नेचुरल फर्टिलाइजर। मैन्योर्स क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं? तो मैन्योर, जैसे हम लोग घर में रहते हैं स्टूडेंट, घर में अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ गाय है, भैंस है, ठीक है, या फिर अगर आपके घर पे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्जी का या फ्रूट्स का जो पिल्स होता है, छिलका जो होता है, या घर में जो बचा हुआ खाना होता है, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग एक जगह रख देते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो खाना होता है, पिल्स होता है, या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, अगर उनको एक जगह आप रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे स्टूडेंट कि वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वो डिकम्पोज करके जो सब्सटेंस बनाते हैं स्टूडेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड और केमिकल की जगह पे इसी मैन्योर का यूज किया जाता है। इसी मैन्योर का यूज करके हम वहां पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ केमिकल्स, विदाउट केमिकल्स के हेल्प के, बिना केमिकल के हेल्प से हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम है स्टूडेंट आता कहाँ पे है कि अगर मैन्योर्स, अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं, तो अगर आपको मैन्योर्स लाना है तो मैन्योर्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब क्या है कि अभी के समय में मैन्योर्स मार्केट में भी बिकने लगा है। आप अगर मार्केट जाते हैं, अगर आप बोलेंगे कि हमें नेचुरल खाद चाहिए तो आपको वो दे देगा, और अगर आप खाद के लिए जाइएगा तो आपको केमिकल्स वाला खाद भी वहां प्रेजेंट होता है, दोनों होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मैन्योर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, केमिकल्स लेके आते हैं और वहां पर दे देते हैं, और वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, बट क्वालिटी ऑफ फूड को वो क्या करता है स्टूडेंट, डिक्रीज करता है। क्योंकि उस जो केमिकल से बने हुए जो फूड होते हैं, केमिकल जहां पे मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट जहां पे केमिकल देकर के उसको ग्रो किया गया है, तो उससे जो उसमें जो प्रेजेंट फूड रिसोर्सेस है या फूड सोर्स है, अगर वो हम खा रहे हैं तो हमारे भी बॉडी में तो वो केमिकल जा रहा है, तो वो एक तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ से याद रखना है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे फार्मिंग को बोला जाता है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज नहीं होते हैं, वहां पे मैन्योर्स यूज किया जाता है। और वहां पे एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, बोला जाता है कि जब भी अगर आप खेती कर रहे होते हैं
तो अगर आप कोई ग्रेन्स मतलब मान लीजिए चावल की मतलब धान की खेती की है या फिर गेहूं की खेती की है, तो धान और गेहूं की खेती के बाद स्टूडेंट पल्सेस लगाना चाहिए। पल्सेस मतलब दलहन, जिसको हम दाल की खेती बोलते हैं, पल्सेस लगाना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पल्सेस का जो प्लांट होते हैं स्टूडेंट, उनके जो रूट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसे बोला जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। तो वो क्या है कि वो एक तरह से हमारा जो सॉइल है उसको एज अ फर्टिलाइजर वो देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें जब भी अगर हम धान की या गेहूं की खेती करें उसके बाद में हमें पल्स की खेती करना चाहिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नेचुरली जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है सर, तो ये यहां से आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है स्टूडेंट, वो है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, चलिए ठीक है करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे फर्स्ट हमारा जो बेनिफिट होगा स्टूडेंट वो ये होंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्या हो जाएगा? prevents the environment from any type of pollution। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं कि पॉल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट को ये प्रिवेंट करता है, बचाता है। अगर मान लीजिए केमिकल का यूज करते हैं तो वो एयर को भी पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को तो पॉल्यूट कर ही रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम वहां पे यूज नहीं करते हैं तो वहां पे क्या है स्टूडेंट, वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, एयर पॉल्यूशन भी प्रिवेंट करता है, वाटर पॉल्यूशन भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड और यूज। फार्म वेस्ट, अब क्या होता है फार्म वेस्ट, यानी कि जो हम लोग फार्मिंग करते हैं तो फार्म वेस्ट किसे बोला गया है? जहाँ पे गाय भैंस रखा जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाता है और उसका रिसाइकलिंग भी किया जाता है। वहां पे वो मैन्योर बन जाते हैं तो एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ठीक है ना। फूड that is obtained from organic farming is free of toxins। यानी कि जो हम लोगों को खाना मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो फ्री ऑफ टॉक्सिन्स होता है, यानी कि कोई भी वहां पे टॉक्सिक प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। फोर्थ है मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी। ये हमारे सॉइल को भी फर्टाइल करके रखता है नेचुरली, वहां पे कोई भी केमिकल्स देने की या फर्टिलाइजर्स देने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पॉल्यूशन को डिक्रीज करेगा। सेकंड है कि इससे जो हमें फूड मिलेंगे वो टॉक्सिक फ्री होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, हम लोगों का हेल्थ उससे अच्छा होगा। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बहुत सारी पार्ट आज मैंने बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट या नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमें आएंगे स्टडी करने के लिए स्टूडेंट क्रॉप्स, कि क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी, अगले लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन जो भी मैंने आज आपको बताया है स्टूडेंट उसे अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें याद करने वाला कोई पार्ट है नहीं। अब आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो डेफिनेशन याद करने की क्या जरूरत है। आप सीधे ये दिमाग में रखिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे फार्मिंग को बोला जा रहा है जिसमें टॉक्सिक यूज नहीं होते हैं, जिसमें केमिकल्स यूज नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ आपको याद रखने होंगे जो आप समझिएगा और अच्छे से याद रखेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएंगे उनका नोटिफिकेशन इजिली आपके पास में अवेलेबल हो जाए।
ओके स्टूडेंट, गुड डे, थैंक यू।